हम पढ़ेंगे प्रासरण यानी ऑस्मोसिस। ध्यान से सुन लेना, ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप किशमिश को पानी में रखते हो वो फूल जाती है, जबकि आप अंगूर को चीनी के घोल में रखते हो वो पिचक जाती है। क्यों? तो ये क्या है? प्रासरण। तो अति प्रास यानी अंत प्रासरण, बही प्रासरण प्रकार का हो गया। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखो आप, एक बड़ा टॉपिक है। तो हेडिंग लिखो प्रासरण, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। प्रासरण क्या होता है आपको बता दूं, विसरण का ही प्रकार है प्रासरण। इसमें यह होता है कि इसमें बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, वैसे इतना सा आता है। परिभाषा वही रहेगी, पदार्थ के कण अपनी उच्च सांद्रता से। अब यहाँ पदार्थ के कण ना लिखकर हम लिखेंगे विलायक के कण, क्योंकि मेन होता है विलायक के कण। अब ये तो आप जानते हैं ना विलायक क्या होता है, नहीं है तो इधर एक बार देख सकते हो विलायक क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक तो विलायक, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और एक होता है विलेय यानी सॉल्यूट। ठीक है, विलायक यानी घोलने वाला, सिंपल सी बात करें तो डिजोल्व करने वाला, घोलने वाला। ठीक है, जैसे पानी एग्जाम्पल में मान लो, पानी सबसे बड़ा विलायक होता है, जल। पानी सबसे बड़ा विलायक है दुनिया भर में, आप जानते हो। ठीक है, सब चीज़ को घोल देता है। ठीक है, एक होता है, हाँ सबको घोल देता है। ठीक है, एक होता है घुलने वाला, घुलने वाला। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो आप जैसे नींबू पानी बना रहे हो, चीनी घोल दिए तो चीनी मान लो, शर्करा मान लो आप। ठीक है, तो ये होता है। तो प्रासरण की परिभाषा क्या होती है? विलायक के जो कण होते हैं अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। ये इसकी परिभाषा होती है। तो परिभाषा लिख लो। हाँ बेस्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली लिख देना बेस्ट। तो लिख लो इसकी परिभाषा। विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता से अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? प्रासरण, ऑस्मोसिस। और प्रासरण जो होता है उसको मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ऑस्मोमीटर। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक पार्चमेंट झिल्ली द्वारा इसका प्रयोग दे रखा है, जिसमें शर्करा का गोल देते हैं। ठीक है, वो करवाने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछता नहीं है। ठीक है, तो ऑस्मोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। और प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विपरीत दाब लगाते हैं उसे प्रासरण दाब बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसे भी आप लिख लें। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मापक यंत्र नोट में लिख लेना। प्रासरण को मापने वाला यंत्र क्या होता है? उसका नाम ऑस्मोमीटर। ऑस्मोसिस तो ऑस्मोमीटर लिख दो ना, सिंपल सी तरीका है, ऑस्मोमीटर। ठीक है, अब एक परिभाषा है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। देखो, पदार्थ के कण, जैसे आप जानते हो कि जैसे इसके एग्जांपल बता दूंगा आपको, जैसे किशमिश बताई है, फूल जाती है। इसके अलावा जो पेड़ में जड़ें होती है, जल को अवशोषित करती है, वो भी एक प्रकार का प्रासरण ही है। मूल रोम परिपक्वन क्षेत्र में पाते हैं जड़ के,
तो वो भी एक प्रकार का प्रासरण ही है। तो ये प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको प्रासन दाब बोलते हैं। तो विपरीत दाब होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, याद रखना है, ये सारे दाब आपके काम आएंगे। ओपी शॉर्ट में लिख लेना, ओपी, ठीक है। तो प्रासन की क्रिया, प्रासन की क्रिया प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया विपरीत दाब क्या कहलाता है, ओपी कहलाता है। और आपको बता दूं, जड़ों में ओपी का मान निम्नतम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और पत्तियों में सर्वाधिक होगा। अब कारण बताओ इसका क्यों। ये इधर देखो एक बार, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्लांट से पढ़ रहे हैं तो प्लांट की बात करेंगे हम। पेड़ पौधों में जड़ों में ओपी जो होती है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कम होता है, न्यूनतम होता है, जबकि पत्तियों में सर्वाधिक होता है। ऐसा क्यों, ऐसे कुछ समझेगा इसका मतलब, लाइन का मतलब। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रासन की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया। तो जड़ें क्या करती हैं, मूल रोम पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, जड़ अवशोषित करती है जल को। अब ओपी का मान वहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो क्या अवशोषित हो जाएगा कि जल, तो कमी होना चाहिए ना, तो वहाँ पर कम होता है, ठीक है। और पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में अधिक होनी चाहिए, तभी तो एक प्रकार से वो मूल दाब काम करेगा, तभी तो वो अवशोषित होगा। तो पत्तियों में सर्वाधिक होता है ओपी, और जड़ों में क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। एक लाइन लिख लेना नोट में, पत्तियों में, शॉर्ट में लिख दी ओपी, पत्तियों में ओपी का मान अधिकतम, जबकि जड़ों में न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है। इसे लिखो, ठीक है, इसे एक बार ऊपर, इसलिए सुनो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अब ध्यान सुन लेना, ये सुन लेना। ये इधर देखो एक बार लाइन बोल रहा हूँ, वो सुनना ध्यान से। शुद्ध जल होता है ना, अशुद्ध जल, उसका ओपी का मान क्या होता है, जीरो की अधिकतम, बताओ। जीरो होगा कि अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब आप समझे ना, विलाय के कण लिखा हूं मैं, प्राशन का मतलब क्या होता है, विलाय के कणों का जाना। शुद्ध होगा वो शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल का जो ओपी होगा वो जीरो होगा कि अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, बताओ एक बार। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, ना कि प्राशन की। प्राशन दाब की बात कर रहा हूं मैं, जीरो होगा। अरे प्राशन दाब तो इस क्रिया को रोकने के लिए है, तो विलेय पदार्थ जितना मिलाएगा प्राशन दाब तो वैसे ही बढ़ेगा। तो शुद्ध जल का तो शून्य होगा ना, विलेय पदार्थ मिलाएंगे जब ही तो कम होगा। शुद्ध जल में विलेय पदार्थ होते नहीं है, शुद्ध जल की बात करें तो जीरो होगा। तो नोट कर लेना, नोट में लिखना ना, शुद्ध जल का, शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल, ये अशुद्ध जल, इधर देखो, अशुद्ध जल का प्रासरण दाब शून्य होता है, ठीक है, याद रखना इसे, शून्य होता है। अब यहां से देखो शून्य होता है, ध्यान से देखो। ओपी जो होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां से क्वेश्चन आता है। एक बार पिछली साल पूछा था मेरे से, जब मैं बताया था ओपी बराबर MRT, या आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ओपी बराबर MRT से आपके न्यूमेरिकल दे देता है, न्यूमेरिकल, है ना। MRT क्या है तो ध्यान से बताऊं मैं आपको। M का मतलब होता है मोल, यानी मोलर सांद्रता। मोल तो जानते हो ना आप, मोल तो पढ़े हो ना, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता।
आर का मतलब गैस नियंतांक और टी का मतलब परम ताप। परम ताप, और परम ताप आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं, या केल्विन की, ये तो सेल्सियस में केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस। अब तो हो गया ना 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होते हैं ना, ठीक है। तो केल्विन ही यूज करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय तो यही है मात्रक तापमान का, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, केल्विन विज्ञान दी था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसकी फॉर्मूले के अनुसार ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन यह है, 1 मोल शर्करा का 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी का मान, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मान होगा। क्वेश्चन ये है, अब वो कितनी डिग्री दे, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है बस। इसे क्वेश्चन दे देता है, 1 मोल शर्करा या ग्लूकोज, शर्करा के लिए ग्लूकोज भी लिख सकता है, ठीक है, C6H12O6। अब इसको हल करने का तरीका, अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन है, 1 मोल दे ही रखा है उसने। परम ताप, गैस नियंतांक नहीं होता है, तो गैस नियंतांक आपको बता दूं कितना मानते हैं हम, 0.082 है ना, 8, वो तो आगे आगे लेके जाते हैं ना, पर 2 ही रखेंगे ना, ये इसे मानते हैं हम, ठीक है। अणु हो जाएंगे ना, पर मोल अणु हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो OP बराबर हम जानते हैं MRT, तो MRT बराबर रख दो आप, तो OP, M का मान 1 मोल दे रखा है, R का मान ये होता ही है 0.082 इंटू परम ताप हम मान लिए 273, कैलकुलेट करोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ATM यानी, हाँ तो निकाल लो तो कर लो, तो और क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब ये जो आपको ये दे रखा था MRT, ये है क्या आखिर, शान से सुन लो, ये MRT है क्या, तो आपको बता दूं, इसे बोलते हैं वान ठाम्प गुणांक। एक व्यक्ति था ना, दिया था इसलिए वान, तो ये क्या था, वान ठाम्प गुणांक, या सूत्र दे रखा था, सूत्र ही लिखो आप, तो वान ठाम्प सूत्र, ठीक है, ये था। इसे भी आप सुनो ध्यान से, शुद्ध जल का प्राशुद्ध आप सुनने होता है, ये मैंने लिखा दिया था आपको, ठीक है। अब आपसे बात करता हूँ, शुद्ध जल का मतलब उसमें कोई भी विलेय पदार्थ नहीं है। अगर हम किसी विलायक में, ध्यान से सुनना, हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ यानी घोलने वाले पदार्थ अगर मिलाते हैं, तो प्राशन दाब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो प्राशन दाब विपरीत क्रिया होगी ना प्राशन की, तो विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक होगी किसी विलेय में, प्राशन दाब उतना ही अधिक होगा। इस आधार पर क्या है, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, इनमें क्या सीक्वेंस होती है, क्या क्रम होता है प्राशन दाब का, वो हमें देखना है। तो एक लाइन लिखना ध्यान से, प्राशन की यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो एक लाइन लिखना, विलेय पदार्थ की नोट पे करने से ओनली प्राशन में चल रहा है अभी तक। ऑस्मोसिस देखो, नोट में लिखना, विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी, क्या है रे, क्या है सभी को, क्या है मतलब, विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका प्राशन दाब, यानी उसका मतलब किसी का विलयन का, उसका मतलब किसका विलयन का, हाँ होगी उसका नहीं विलयन का, प्राशन दाब उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक
ठीक है, समझा? इस लाइन को नोट में कर लेना आप। तो विलेय पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है परासरण दाब, और जो परासरण होता है वो मात्रा पर और दाब पर निर्भर करता है। परासरण दाब तो किस पे निर्भर करता है? विलेय पदार्थ की मात्रा पर। मतलब ऐसे कह सकते हैं, परासरण जो दाब होता है, शॉर्ट में लिख दूं मैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर समानुपाती विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इसके समानुपाती होता है। समझा? और परासरण की बात करें तो वो दाब, ठीक है, और घन मात्रा पर निर्भर करता है। और परासरण की बात करें हम, परासरण किस पर निर्भर करता है? तो परासरण निर्भर करता है एक तो दाब, दाब प्रवणता, मात्रा पर, ठीक है, ये परासरण। ये रहा। अब मैं क्या क्वेश्चन बता रहा था आपको, जैसे ये लवणोद्भिद होते हैं, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद पादप होते हैं, तो इनमें परासरण दाब किनमें ज्यादा होगा? आपसे क्वेश्चन, जैसे एक मैं सीक्वेंस देता हूँ, उसको इस सेक्शन में बताना। जैसे एक तो हेलोफाइट है, हेलोफाइट प्लांट, हेलोफाइट जानते हो ना, इसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट को लवणोद्भिद। इस लाइन के अनुसार आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक हो गया हेलोफाइट, एक हो गया इसमें सीक्वेंस में लिख दूंगा, हेलोफाइट हो गया, इसके अलावा जीरोफाइट हो गया। जीरोफाइट जानते हो ना, बता दिया था मैंने। मरुद्भिद, ये जीरो नहीं है तो सर, तो जीरो तो है ना, एक्स है, ठीक है, इसे जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है, एक्स ही आता है। हाँ, इस एक्स को जेड से भी, क्योंकि इंग्लिश में आप जानते हो अलग अलग होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी आता है, जेड भी आता है, ठीक है ना। आगे देखो, इसी प्रकार मीजोफाइट कौन गलत है? कहीं सच मान ले इसको, ठीक है। और एक आता है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट यानी जलोद्भिद, यानी जलीय पादप। अब आपको इस लाइन के अनुसार आपको ये बताना है कि जो ओपी का मान होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सीक्वेंस घटते या बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आप तो घटते क्रम में बताओ, आप तो घटते क्रम में कैसे होगी, बढ़ते क्रम में कैसे होगी? किधर से करूं? मतलब इधर इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा, इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा, क्योंकि सीधी सी नाम लिखा है लवणोद्भिद में, मैंने कहा है विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। सिंपल सा है। तो लवण मतलब ज्यादा है विलियन में, तो श्योर है कि इसका ओपी ज्यादा होगा, तो ओपी का मान क्या होगा? ओपी का मान कितना होगा? इधर ज्यादा फिर कम फिर कम, घटता हुआ क्रम हो गया ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में से एग्जांपल आपको दे दे, एग्जाम में कह दे कि ओपी का मान निम्न से कितने ज्यादा होगा, लवणोद्भिद याद रखना आपको है, हेलोफाइट, ठीक है। लिख लो, इसे भी नोट कर लो। और इसके अलावा और क्या बच गया इसमें? परासरण के अब दो परिभाषाएं पढ़ेंगे हम, अंत परासरण और बहिः परासरण। दो प्रकार परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, दो प्रकार हैं। एक होता है अंत परासरण, इसे बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। और एक होता है बहिः परासरण, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। देखो सिंपल सी तरीका, इसको समझो ध्यान से। देखो एक बार इधर देखो, मैं कुछ लाइन बोल रहा हूँ। किशमिश को हम पानी में डालते हैं, या रेजिन का जो कपड़ा आता है, रेजिन जिसे बोलते हैं, पानी में डालोगे फूल जाते हैं, ठीक है। रेजिन को हम कपड़े में, सॉरी, रेजिन को पानी में डालते हैं, वो फूल जाता है। किशमिश को पानी में डालते हैं, वो फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जल उसके अंदर आ गया, मतलब क्या हुआ? अंत परासरण हो गया, कि उसकी झिल्ली से अंदर आ गया। कि परासरण क्या होता है? झिल्ली तो आती है। अब हम अगर आरबीसी को शुद्ध जल के अंदर डाल दे तो क्या होगा? फूल जाएगी। तो ये भी अंत परासरण है।
ठीक है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, विलायक है तो वो विलायक के कारण उसके अंदर आ जाएगी। तो ये भी इसका एग्जाम्पल। अब अगर हम अंगूर को शर्करा यानी चीनी के घोल में डाल दें अंगूर को, तो क्या हो जाएगा, वो फूलेगा नहीं, वो सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर का जल बाहर चला जाएगा। चीनी के घोल की बात कर रहा हूं, अंदर का ज्यादा उसकी, तो वो वही प्राशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोशिका या किसी पदार्थ द्वारा जल का भीतर की ओर जाना। ठीक है, तो जल का या विलायक का किसी कोशिका, ठीक है, में भीतर प्रवेश करना, भीतर प्रवेश करना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे किशमिश को पानी में डालेंगे फूल जाएगी, तो किशमिश का पानी में डालने पर फूलना। दूसरा एग्जाम्पल रेजिन का फूलना, रेजिन का फूलना। ठीक है, आरबीसी को शुद्ध जल में डालें तो फट जाएगी ना, वो भी अंतःप्राशनी एग्जाम्पल है। आरबीसी को शुद्ध जल में डालने पर, शुद्ध जल में डालने पर फट जाना। तो ये भी क्या है, अंतःप्राशरण के ही एग्जाम्पल है। बहिःप्राशरण के एग्जाम्पल देख लो, जल का सेल से भीतर, एक सेल मान लो या कोई भी पदार्थ मान लो। ठीक है, तो विलायक का सेल से यानी कोशिका से बाहर आना। इसमें क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है। तो इसमें तो देखो कोशिका क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, यानी फूल जाती है अपनी कोशिका। याद रखना है, इसमें कोशिका क्या होती है, टर्जिट हो जाती है। शब्द याद रखना, टर्जिट यानी स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। स्फीत यानी फूल जाती है, टर्जिट है ना, टर्जिट फूल जाती है। और इनमें क्या हो जाती है, फ्लेसिड हो जाती है, यानी पिचक जाती है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, फ्लेसिड हो जाती है सेल। ठीक है, पिचक जाना, अपनी भाषा में सलत हो जाना, हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध भाषा में सलत हो जाना। ठीक है, बाहर आ जाना, बाहर आना। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे हम क्या करेंगे, अगर किसको, कोशिका को या अंगूर को मान लो, अंगूर को शर्करा के घोल में डाल लें, शर्करा के घोल में डालें, तो जीव दुरे कुंचन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। अंगूर को शर्करा के घोल में डाले तो अंगूर पिचक जाएगा, समझ गए ना, फ्लेसिड हो जाएगी सेल। ठीक है, तो ये एग्जाम थे अंतःप्राशरण और बहिःप्राशरण के। अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। नोट, अंतःप्राशरण जब भी होता है तो इसका मतलब वो विलयन है अल्पप्राशनी विलयन। अभी 3 परिभाषा हम पढ़ेंगे, अल्पप्राशनी, समप्राशनी, अतिप्राशनी विलयन। तो अंतःप्राशरण होने का मतलब है वो विलयन है अल्पप्राशनी, बहिःप्राशरण होने का मतलब है वो विलयन है अतिप्राशनी। तो अतिप्राशनी विलयन में, सुन लेना ये एग्जाम्पल से, अतिप्राशनी विलयन में यानी हाइपरटोनिक विलयन में क्या होता है, कोशिका पिचक जाती है, यानी सलत हो जाती है, फ्लेसिड हो जाती है। ठीक है, और अल्पप्राशन यानी हाइपोटोनिक, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, फूल जाती है, यानी टर्जिट हो जाती है। ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो अभी पढ़ेंगे उस टॉपिक को, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए। प्राशरण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। ठीक है, प्राशन का महत्व क्या होता है, तो ध्यान सुनना।
जो जल होता है जड़ों के मूल रोम द्वारा अवशोषित होता है, जो परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का परासरण है। ठीक है, परासरण है। मूल रोम यानी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वहां पर मूल रोम पाए जाते हैं। रूट हेयर जो परिपक्वन क्षेत्र होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं, ये भी परासरण है। ठीक है, समझे। इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों का लवणों का अवशोषण वो भी इसके द्वारा होता है। इसके अलावा जो कल वाला बताया था चुई मुई वाला, वो इसमें ही था। ठीक है, वो उसमें विसरण में गलत हो गया था। तो चुई मुई का पौधा यानी लाजवंती को तो जानते हो, चुई मुई का। ठीक है, तो चुई मुई को छूते ही क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो एक प्रकार से वो भी क्या है, परासरण है। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। पहला मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण भी होना। ठीक है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होना, ये भी है क्या है, परासरण है। ठीक है, इसी प्रकार लाजवंती सुई मुई यानी माइमोसा पुडिका। पुडिका। ठीक है, तो इसमें भी कंपा कुंचन होता है, छूते ही क्या सिकुड़ जाती है इसकी पत्तियां सुई मुई की, तो ये भी क्या है। ठीक है, तो पत्तियों का सिकुड़ जाना, पत्तियों का सिकुड़ जाना। कौन सी क्रिया है ये, कंपा कुंचन। ठीक है, कंपाउंड विकसन प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ गए। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण होना, ये अरे मूल रोम तो लिखा है। ठीक है, ठीक है, अंगूर का दिखाई दिया, अंगूर का फूलना, सॉरी अंगूर का शर्करा में, शर्करा गोल में सिकुड़ जाना। ठीक है, आरबीसी का शुद्ध जल में फूलना, आरबीसी का शुद्ध जल में पुडिका फूल जाना। ठीक है, तो ये थे इसके महत्व, वो भी खूब सारे जैसे लिखा दिए, तो उनमें आत्मपराशन बहिःपराशन लिख लो इन्हें। अब हम एक नया टॉपिक पर कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, और कमेंट कीजिए।